हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का पार्ट 3। ठीक है, बाकी की रिमेनिंग 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और एट द एंड अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है इसको हम कोर के पास रखते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कंसेंट्रिक बाइंडिंग, जो कंसेंट्रिक बाइंडिंग के केस में हम क्या करते हैं कि जो लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है उसको हम कोर के पास रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है? तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के केस में, मान के चलो ये अपना ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये विंडो शेप हो गया इसका। तो हम इसमें बेसिकली करते क्या हैं, सबसे पहले हम कोर के आजू बाजू तरफ एक इंसुलेशन लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड हमने इंसुलेशन लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लो वोल्टेज बाइंडिंग लगाएंगे। ठीक है, लो वोल्टेज बाइंडिंग लगाएंगे, इस साइड भी हम लो वोल्टेज बाइंडिंग लगाएंगे। फिर से हम इंसुलेशन लगाएंगे, फिर से इंसुलेशन लगाया दोनों साइड। ठीक है, फिर हम हाई वोल्टेज बाइंडिंग लगाएंगे, हाई वोल्टेज बाइंडिंग लगाएंगे, यहाँ साइड भी हाई वोल्टेज लगाएंगे। यानी कि क्या है, बेसिकली ये चीज़ बेसिकली कुछ इस तरीके से है, अगर इसको आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ रिपीट होते हुए आ रही है। जैसे कि ये इंसुलेशन है, कुछ इस तरीके से इसी फॉर्मेट में चलती आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि जो कोर के नियर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कोर के नियर बाई हम यूज़ कर रहे हैं इंसुलेशन को, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है इंसुलेशन, ये कोर के नियरर है। तो जब कोर के नियरर हम अगर लो वोल्टेज बाइंडिंग को रखेंगे तो जो इंसुलेशन होगा उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है इंसुलेशन की वो कम हो जाती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है उनको हम हमेशा क्लोज रखते हैं, यानी बंद रखते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको हम कभी भी ओपन सर्किट नहीं करेंगे इसकी सेकेंडरी को, क्योंकि इसकी सेकेंडरी को जैसे ही हम ओपन सर्किट करेंगे हाई वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो ऑब्जर्वेटर है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से हम कभी भी ट्रांसफार्मर, जो कि करंट ट्रांसफार्मर, इसकी हम सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन सर्किट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमेशा हम क्लोज ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, हमें हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है 0.01 और 0.004। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 100 kVA है, और 100/220 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर हमें गिवन है। तो बताना है हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी हाई वोल्टेज साइड अगर हम रिफर करें तो कितना मिलेगा हमें, और लो वोल्टेज साइड रिफर करें तो हमें कितना मिलेगा। जैसे ही हम ऑप्शन पर नजर मारते हैं तो हमें पता लगता है कि सभी के सभी ऑप्शन डिफरेंट हैं। यानी कि अगर हम एक साइड की वाइंडिंग्स, इक्विवेलेंट वाइंडिंग्स को अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें दूसरे साइड की कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखो बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड। हमने क्या किया, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम रिफर कर रहे हैं कहाँ, प्राइमरी की तरफ। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे रिफर होगा। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट हमें आर इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड ओवरऑल देखने को मिलेगा। देखो R1 में चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो R2 है इसमें चेंज हो जाएगा, ये R2 डैश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें R1 की तो देखो R1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमें 0.1 ओम गिवन है। ठीक है, और R2 डैश हम कैसे निकालेंगे, R2 डैश का फॉर्मूला होगा R2/K²। ठीक है, R2/K²। तो 0.1 एज इट इज प्लस R2 की बात करें तो R2 हमारे पास 0.004/K²। K की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर K की वैल्यू हो जाएगी 220/1100। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा K का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या K इक्वल टू कितनी वैल्यू पुट करी है, K इक्वल टू हमने लिया है यहाँ पे N2/N1। ठीक है, तो ये हमने K का वैल्यू लिया है। तो अब हम यहां से देखेंगे 0.1 प्लस 0.004। ठीक है, यहां से हम इसको जब क्रॉस करेंगे तो ऊपर हमें, नीचे हमें 10 मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमें कितना मिलेगा, नीचे हमें 4 मिलेगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.1 प्लस यहाँ से 0.01 आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें 0.1 ही मिलेगा। तो
2 ओम इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है हमें प्राइमरी साइड देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि देखो, क्योंकि ऑप्शन बी में ही 0.2 है, इसके अलावा और कहीं भी हमें 0.2 नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो आर इक्विवेलेंट टू हम निकाल रहे हैं जब हमने दोनों हमने दोनों की दोनों जो वाइंडिंग्स हैं उनको हमने कहाँ कंसीडर किया है, सेकेंडरी साइड। यानी कि सेकेंडरी तो सेकेंडरी साइड था ही ऑलरेडी, हमने प्राइमरी को भी रेफर्ड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, R2 प्लस R1 डैश, ठीक है। तो R2 हमारे पास 0.004 गिवन है, R1 डैश की बात करें तो 0.1 हो जाएगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, N1 अपॉन N2 दैट इज द 1100 अपॉन 220 का स्क्वायर कर देंगे। तो हम जिसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमें 0.008 हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट वोल्टेज की, ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर में हमने उसको इंक्रीज कर दिया है और जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है उसको हमने चेंज नहीं किया है। यानी कि सिंपल अगर बात बताएं तो V अपॉन एफ रेशियो की बात कर रहे हैं। ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो V है उसको तो अनचेंज रखा है, यानी कि सेम रखा है, लेकिन F को हमने चेंज कर दिया है, F को हमने वेरी करवा दिया है, ठीक है। तो V बाई एफ इक्वल टू क्या होता है, BM, या फिर इसको φm के इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है, या इसको IM के इक्वल भी रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे V बाई एफ रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इनने पूछा है कि बताइए हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस पर किस तरीके से असर पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए व्हेन V बाई एफ रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, जब जो V बाई एफ रेशियो हो वो कांस्टेंट ना हो, तब जो एडी करंट लॉस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तब एडी करंट लॉस की वैल्यू होगी KH इंटू बी स्क्वायर। यानी कि एडी करंट लॉस डायरेक्टली वोल्टेज के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। एक चीज ये हो गई। सिमिलरली अगर हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें तो हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड करेगा बी की पावर 1.5 पर और अपॉन एफ की पावर 0.5 पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों के दोनों टर्म पता होने चाहिए। तो अब देखो, वोल्टेज तो इनने कांस्टेंट रखा है, जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो एडी करंट तो भाई सेम रहेगा, एडी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब इनने क्या किया, अब हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें। अब हिस्टेरेसिस लॉस के केस में जो V की पावर 1.5 है और अपॉन में F की पावर 0.5 है। अब यहां पर आप देखो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज किया है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, हिस्टेरेसिस लॉस विल डिक्रीज बट एडी करंट लॉस रिमेन अनचेंज। एडी करंट लॉस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि सिलिकॉन कंटेंट हम जो आयरन के लैमिनेशन में यूज कर रहे हैं उसको हम 5% ही क्यों रखते हैं। बेसिकली 4 to 5% जो है जो सिलिकॉन कंटेंट होता है वो हम अपनी आयरन कोर में रखते हैं। इसका बेसिकली पर्पज जो होता है वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। रेजिस्टेंस कोर का अगर इंक्रीज कर जाता है तो जो एडी करंट लॉस होता है दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर हम यहां से अगर R को इंक्रीज कर देंगे तो जो एडी करंट लॉस है ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो एडी करंट लॉस हम लेमिनेशन से डिक्रीज तो करते ही हैं, लेकिन हम सिलिकॉन कंटेंट भी ऐड कर देते हैं ट्रांसफार्मर के कोर मटेरियल में। तो सिलिकॉन कंटेंट ऐड करने से होता क्या है, 4.5% सिलिकॉन ऐड करने से होता क्या है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है कोर की। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो एडी करंट पावर लॉस हमें कोर में कम देखने को मिलेगा। अब बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम इतना ही क्यों करते हैं, ठीक है ना, इसी लिमिट में हम क्यों करते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हम ज्यादा कर दें। देखो, अगर हम सिलिकॉन कंटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर देंगे अपने कोर मटेरियल में तो जो हमारा मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाएगा, वो भंगुर हो जाएगा वो मटेरियल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा मटेरियल। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा हम 4 to 5% ही सिलिकॉन कंटेंट को ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बी दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है जो कि प्रेजेंट होता है कोर में ऑफ एन आयरन कोर्ड कॉइल, ठीक है। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है आयरन की कोर में, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है वो किस केस में प्रेजेंट होता है, किस केस में हमें देखने को मिलता है। तो देखो, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज अल्टरनेटिंग, तो जब करंट अल्टरनेटिंग होगी तभी हमें हिस्टेरेसिस लॉस देखने को मिलेगा। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी उसमें एडजस्ट करनी चाहिए। क्योंकि ये पता है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो कितना होता है,
KH BM की पावर X इंटू F। ठीक है, अगर हम DC लेते हैं यहाँ पे तो F 0 हो जाता है, तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो भी 0 हो जाता है। इसीलिए हमें अल्टरनेटिंग करंट तो चाहिए पड़ेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ऑप्शन डी भी हमें ठीक लग रहा है, द करंट इन द कॉइल इज साइनोसोडल ओनली। नहीं भाई, डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये केवल ये कह रहे हैं कि केवल साइनोसोडल करंट के लिए। नहीं भाई, साइनोसोडल के लिए ही नहीं, अल्टरनेटिंग। देखो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कैसी भी करंट हो, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, डजेंट मैटर, और हो सकता है साइनोसोडल से थोड़ी हट भी जाए, यानी कि थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन भी आ जाए। लेकिन ये साइनोसोडल ओनली का मतलब ये है, ये बोल रहे हैं केवल साइन वेव के लिए भाई हमें हिस्टेरेसिस लॉस मिलेगा, अदरवाइज हमें किसी वेव के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, हालांकि ये भी होल्ड कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इनने ओनली टर्म लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है, साइनोसोडल के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्स करता है हिस्टेरेसिस लॉस। बस उसमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी बार बार बदलती रहनी चाहिए टाइम की रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हमें एक ग्राफ गिवन है, आप देख सकते हैं, पावर बाई फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें कर्व गिवन है। ठीक है, इसमें लॉस कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है किसी फेरोमैग्नेटिक की सीट मटेरियल के लिए। ठीक है, अगेंस्ट वेरिंग फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हुए, और आयरन लॉस एट फ्रीक्वेंसी एफ, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस ऑफ द सीट एट 100 हर्ट्ज। यानी कि हमें सिंपली हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस को 100 हर्ट्ज पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो बेसिकली है, पता है कि जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस इक्वल टू कितना होता है, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो एडी करंट लॉस होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके केस में के एच बी एम की पावर एक्स इंटू एफ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर हम केवल फ्रीक्वेंसी को फोकस करें और इस टर्म को एक कोई कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, तो हमने क्या किया, जो आयरन लॉस है इक्वल टू, इसको हमने पूरे टर्म को ए से रिप्लेस कर दिया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एफ को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, पी आई अपॉन एफ इक्वल टू ए एफ प्लस बी। तो देखो अब अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो ये हमारा y है, ये हमारा m इंटू एक्स है। m की वैल्यू 1, जो a है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो f है वो x एक्सिस पे है, प्लस b यानी c है, c यानी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो यहां से हमें m की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहां से हमें m की वैल्यू मिल रही है a। ठीक है, m इक्वल टू a, और यहां देखो m यानी स्लोप, यहां से m की वैल्यू कितनी है, 0.001। सिमिलरली अगर c की बात करें, तो c यानी कि c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, सॉरी b को, तो c इक्वल टू b। ठीक है, अब कांस्टेंट दो, कांस्टेंट यही तो होता है ना, ये 0 से लेके कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड तक, तो यहां से यहां तक हमें क्या मिल गया, 0.01 हमें मिल गया कांस्टेंट की वैल्यू। देखो m यानी स्लोप की वैल्यू हो गई है, और c यानी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई है। तो अब बस कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एडी करंट लॉस निकालना है। सबसे पहले हिस्टेरेसिस निकालना है। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस लॉस हम निकालेंगे पीई, यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल टू, सॉरी पीएच होगा यहाँ पे, हिस्टेरेसिस है ना, तो पीएच हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल टू बी इंटू एफ। ठीक है, बी इंटू एफ, तो बी हमें पता है 0.01, और अगर हम बात करें एफ की, तो एफ हमें मेंशन है क्वेश्चन में 100। तो बस कुछ नहीं है, हमें मिल गया 1 वॉट। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम एडी करंट की बात करें, तो ये हो जाएगा a इंटू एफ स्क्वायर। तो a की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू हमें पता है कितना है, स्लोप 0.001 है, और एफ स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो 10 वॉट, यानी कि 1 वॉट एंड 10 वॉट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में हमें बताना है क्या, द आयरन लॉस इन 100 kVA ट्रांसफार्मर, यानी कि 100 kVA ट्रांसफार्मर के लिए 1 किलोवाट का हमें आयरन लॉस गिवन है, फुल लोड कॉपर लॉस हमें 2 किलोवाट गिवन है। तो बताना है कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी वो किस लोड पर
होगी, ठीक है। यानी कि लोड बी ए बताना है हमें, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या बताना है, लोड बी ए दैट इज इक्वल टू रेटेड वी ए इंटू एक्स, या फिर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं क्या, आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ठीक है, एट रेटेड वैल्यू, ठीक है। तो रेटेड वी ए कितना है, 100 है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ, अगर बात करें हम किसकी, आयरन लॉस की, तो आयरन लॉस हमें कितना 1 किलोवाट गिवन है और कॉपर लॉस हमें कितना 2 किलोवाट गिवन है। तो सिमिलरली यहाँ पे 100 अपॉन अंडर रूट 2 हमें देखने को मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.707 होती है, सबको पता होगा। 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी 0.707 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे 70.7 kVA हमारा जो है आंसर आ जाएगा 70.7 kVA, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 70.7 kVA। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमें एक 3 फेज ट्रांसफार्मर गिवन है, इसमें जो प्राइमरी है वो कनेक्ट है किसमें, डेल्टा में, और सेकेंडरी किसमें कनेक्ट है, स्टार में। यानी कि सिमिलरली जो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर हमें गिवन है, ठीक है। सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो पर फेज इज 6, यानी कि N2 अपॉन N1 इक्वल टू 6 हमें मेंशन है, ठीक है। यानी कि ये N की वैल्यू हमें मेंशन है इक्वल टू N, ठीक है। इसको N से हमने स्मॉल n से, जस्ट वेट यार, 6 इक्वल टू N, ठीक है, N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो में पता चल गया, ठीक है। फॉर ए प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा के केस में अगर हमने 200 वोल्ट इनपुट किया है तो स्टार के केस में हमें सेकेंडरी वोल्टेज कितना मिलेगा, यानी V2 बराबर हाउ मच। तो देखो अगर हम बात करें वोल्टेज की, ठीक है, इन केस ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार के केस में अगर हम वोल्टेज की बात करें देन दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम N VL डेल, ठीक है। और यहां पर याद रखना ये लाइन वोल्टेज निकल के आएगा, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइन वोल्टेज स्टार, ठीक है। तो अब देखते हैं √3 का √3 एज इट इज, एन की वैल्यू हमें कितना पता है 6 है, ठीक है, और वी एल डेल्टा यानी कि 200 है, ठीक है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 2078 यानी कि 2078 हमारा आंसर आएगा। पॉइंट में फर्दर कुछ डेसिमल वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो हमारा एक्चुएट आंसर है वो यही निकल के आएगा 2078, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग 210 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग 140, और प्राइमरी करंट हमें 60 एम्पियर, इनपुट करंट हमें 60 एम्पियर गिवन है। तो बताना है कि जो करंट होगी आउटपुट में वो कितनी होगी, और जो कॉमन वाइंडिंग है उसमें करंट हमें कितनी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा हम इसमें सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट ड्रॉ करके हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से हमें ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक सेकंड रुकना। चलिए ये डायग्राम ड्रॉ हो गया है हमारा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखें तो देखो ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड जो करंट है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, 60 एम्पियर का करंट प्राइमरी साइड जा रहा है। और अगर बात करें सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड में जो करंट है हमें बताना है, ठीक है, यानी I2 हमें यहाँ पे मेंशन है। अब देखो अगर मिडिल पॉइंट की जो वाइंडिंग है, अगर इस वाइंडिंग की बात करें तो इस वाइंडिंग को हमें भी देखेंगे। देखो अगर एक करंट की डायरेक्शन देखें, I2 कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इस वाली जो वाइंडिंग है इसमें बात करें तो इसमें हो जाएगी 60 माइनस I2, ठीक है, 60 इस साइड से आ रही है और I2 इस साइड से जा रही है। तो देखो हम MMF बैलेंस इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, MMF बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो N1 तो ये 210 हो गया, ठीक है, और N2 140 हो गया। तो जो यहाँ का जो बाइंडिंग निकलेगी, जो बाइंडिंग यहाँ पे बच रही है उसकी 70 टर्न्स हैं, तो ठीक है, बस बेसिकली हमें इसी का सहारा लेना है। तो क्या होगा MMF बैलेंस इक्वेशन में 60 मल्टीप्लाई विथ 70, ठीक है, क्योंकि MMF इक्वल टू क्या होता है N इंटू आई, ठीक है, तो N इंटू आई हमने यहाँ पे लगा लिया है।
अब देखो इसकी बात करें हम, तो इसके केस में हमें क्या मिलेगा, I2, ठीक है, I2 माइनस 60, क्योंकि यहां से जो करंट फ्लो होके आएगी वो फाइनली वो 60 ही तो आ रही है ना इस साइड, तो I2 माइनस 60 ये हो गया, और इसमें टर्न कितने हैं, 140 टर्न है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, 70 एकम 70, 70 दूनी 140, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 बचेगा क्योंकि 2 इसके 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली 60/2 दैट इज 30, और यहाँ पे अगर हम देखें तो I2 माइनस 60, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 प्लस 60 दैट इज 90। तो हमें I2 की वैल्यू यानी कि सेकेंडरी करंट हमें कितना मिल गई, सेकेंडरी करंट मिल गई हमें 90 एम्पियर। अब हमें जो मिडिल में जो कॉमन वाइंडिंग है इसमें फ्लो होने वाली करंट बतानी है, क्या इस वाइंडिंग में करंट कौन सी फ्लो होगी, ठीक है। तो देखो I2 ग्रेटर है और I1 लेसर है, I1 की वैल्यू कम है, 60 एम्पियर है। तो बेसिकली जो कॉमन वाइंडिंग है, कॉमन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मान लिया हमने इस वाली करंट को I डैश करंट, तो I डैश करंट इक्वल टू I2 माइनस I1, ठीक है। I2 माइनस I1 दैट इज 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, सॉरी 60 है यहाँ पे, I1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 है, I1 इक्वल टू 60, तो यहाँ पे 60 करेंगे दैट इज 30 एम्पियर। तो I डैश यानी कि कॉमन वाइंडिंग करंट कितनी हो गई, 30 एम्पियर हो गई। तो देखो कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 90 एम्पियर दैट इज करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, 30 एम्पियर दैट इज करंट इन कॉमन वाइंडिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज्ड विथ ए सोडियम वेपर लैंप शुड हैव हाई। तो देखो जो हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैंप में आपने देखा होगा कि एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो उस ऑटो ट्रांसफार्मर को हम जो यूज कर रहे हैं उसका जो लीकेज रिएक्टेंस रहता है वाइंडिंग का बहुत ज्यादा रहता है, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग शुड बी हाई। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस है वो फुल लोड पर 600 वॉट है, तो हाफ ऑफ द फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, यानी कि कॉपर लॉस एट एनी लो लोड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCF, यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस। तो PCU हमें कैलकुलेट करना है, एक्स यानी एक्स बताता है यहाँ पे लोड को, तो हमसे किस लोड पर पूछा गया है, तो हमसे हाफ लोड पर पूछा गया है, तो एक्स की वैल्यू हाफ रख देंगे दैट इज 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और फुल लोड कॉपर लॉस हमें 600 वॉट हमें मेंशन है, 600 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/4 इंटू 600 दैट इज 150 वॉट, 150 वॉट दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइंड सच एज मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट, यानी कि पावर ट्रांसफॉर्मर को किस स्टेज पर या किस स्थिति पर मैक्सिमम जो इफिशियंसी उसको अचीव करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो नियर फुल लोड। हम पावर ट्रांसफार्मर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि फुल लोड पर इसको मैक्सिमम इफिशियंसी मिले, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 20 kVA का एक ट्रांसफार्मर गिवन है, इसमें जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 2000 वोल्ट बाई 200 वोल्ट है, तो हमें ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है, ठीक है। तो बताना है कि जब हम इसी ट्रांसफार्मर को एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करें, ठीक है, और इनपुट साइड हम कांस्टेंट 2000 वोल्ट की सप्लाई दें, तो ये कितने पावर को हैंडल कर सकता है, ठीक है ना, इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो देखो इसमें बेसिकली दो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारी, ठीक है। एक हमारा ये बन गया, ठीक है। यहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो दो केस बनेंगे बेसिकली, रुक जाओ एक सेकंड, चलिए बन गया यहाँ पे सर्किट। अब हम देखते हैं, देखो इसकी 20 kVA तो इसकी रेटिंग है, तो देखो हमेशा सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो होगा उसको हम डायरेक्टली इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी में करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 20 kVA अपॉन 200 जब हम करेंगे तो हमें 100 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। तो जो सेकेंडरी साइड जो करंट यानी कि I2 होगा, I2 की वैल्यू कितनी 100 एम्पियर होगी।
ये फिक्स होगा हमेशा, याद रखेंगे। कभी भी आप सॉल्व करो तो I2 की वैल्यू डायरेक्टली यही मिलती है और यही हमेशा फिक्स होगी, ठीक है। बल्कि I1 की वैल्यू चेंज होती रहती है, यहां से जो करंट जो फ्लो करते हैं I1 उसकी वैल्यू बदल जाती है, लेकिन I2 हमेशा सेम रहता है। अब देखो यहां पर हम जो सेकेंडरी साइड जो बाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं, ये जो बाइंडिंग का पोर्शन हमने जो यूज किया है, अब ये बाइंडिंग या तो वोल्टेज को ऐड करेगा सप्लाई में, इनपुट में या तो वोल्टेज को ऐड करेगा, या फिर इनपुट जो प्राइमरी इनपुट है उसमें से वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। तो इस केस में देखो अगर हम देखें तो देखो 2000 वोल्ट तो सीधा सीधा ये मिल रहा है बाइंडिंग के अक्रॉस, देखो प्लस माइनस 2000 वोल्ट हमें ये मिल गया। अब अगर हम इसको भी एडिटिव समझ लें, यानी कि मान लिया हमने इसकी पोलैरिटी एडिटिव है, तो यानी कि 200 वोल्टेज ये ऐड हो रहा है इस 2000 वोल्टेज में, ठीक है। तो यहां पे कितना 2200 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 2200 वोल्टेज मिलेगा देखने को। अब अगर यहाँ पे पोलैरिटी ये 200 वोल्ट की पोलैरिटी जो है अगर ये एडिटिव ना होके अपोजिट होती या फिर सब्सट्रैक्टिव होती, तो उस केस में जो हमें यहाँ पे वोल्ट मिलता वो कितना मिलता, 2000 में से 200 घट जाता, उस केस में हमें 1800 वोल्ट ही मिलता, ठीक है ना। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसमें केस फर्स्ट अगर हम देखें तो केस फर्स्ट में हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो 2200 वोल्टेज मिल रही है, और करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 100, तो हमें कितना मिल गया 220 kVA। 220 kVA हमारा पहली रेटिंग आ गई है इसके लिए। और अगर हम केस सेकंड की बात करें, अगर हम सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी को देखें, तो उस केस में हमें 1800 वोल्टेज मिल रहा है, और 1800 वोल्टेज में अगर हम 100 एम्पियर का मल्टीप्लाई करें तो इस केस में 180 kVA रेटिंग हमें मिल रही है। तो देखो दोनों ऑप्शन ही सही है अपनी अपनी जगह, बस डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपको, कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है क्वेश्चन में। तो यहां पे हम देखें 220 kVA, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें करंट वारंट के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली कम समय में सॉल्व करने का यही अकेला मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हम यूज करते हैं तो टू मेजर हाई एसी वोल्टेज, ए ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है, एज प्रोटेक्टिव डिवाइस इन हाई वोल्टेज सर्किट, ठीक है। एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस भी हम इसको यूज करते हैं, तो बोथ ऑप्शन ए एंड डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि एक 2 kVA ट्रांसफार्मर है जिसमें आयरन लॉस 150 वॉट है और फुल लोड कॉपर लॉस 250 वॉट है। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें टोटल लॉस कितना होगा। तो ठीक है, हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी पर क्या होता है भाई, जो आयरन लॉस होता है दैट विल बी इक्वल टू कॉपर लॉस, ठीक है। या फिर यूं कहें एक्चुअल में वो यही होता है, जो कॉपर लॉस होता है वो आयरन लॉस के इक्वल होता है, क्योंकि कॉपर लॉस को ही मजबूरन आयरन लॉस के बराबर होना पड़ता है, ठीक है। आयरन लॉस कभी कॉपर लॉस के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयरन लॉस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम देखें तो आयरन लॉस कितना है हमारे पास, तो आयरन लॉस है हमारे पास 150 वॉट। तो देखो कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों लॉस 150 वॉट हो गए, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस इक्वल टू 150 प्लस 150 दैट इज 300 वॉट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर वर्क करता है तो इसकी इफिशियंसी भी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आयरन लॉस कितना है इस केस में 1000 वॉट, देन कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ द फुल लोड विल बी। तो देखो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी का इसमें पहले ही केस मेंशन कर दिया है, आयरन लॉस हमें मेंशन किया है इसमें। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इज आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 वॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और फुल लोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाफ लोड पर जो कॉपर लॉस है वो कितना हो जाएगा, कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर पीसीएफ फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ पे हाफ लोड की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर पीसीएफ दैट इज 1000, तो यहां से 250 वॉट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो बुकोल्ज रिले होती है उसको हम किस रेटिंग से ऊपर यूज नहीं कर सकते, या किस में हम यूज नहीं करेंगे, तो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में कभी भी हम बुकोल्ज रिले का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है भाई बुकोल्ज रिले की, बिकॉज
इट इज अ गैस एक्चुएटेड रिले। गैस एक्चुएटेड रिले, इसको एक्चुएट करने के लिए हमें गैस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गैस से ही ये एक्चुएट होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बकेल रिले को हम कभी भी एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे। इट इज ऑलवेज यूज इन ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में इसका यूज करेंगे। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग मोर देन 500 kVA, मोर देन 500 kVA, ठीक है, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम बकुल रिले का कभी यूज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इसका पर्पज क्या है बकुल रिले का? इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल फॉल्ट। जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनसे हमारे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं बकुल रिले का, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बकुल रिले को यूनिट प्रोटेक्शन रिले भी कहते हैं। बकुल रिले इज ऑल्सो नोन एज यूनिट प्रोटेक्शन रिले, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि हाई लीकेज ट्रांसफार्मर स्मॉल वोल्ट रेटिंग के होते हैं। क्योंकि बेसिकली देखो अगर हम बात करें हाई लीकेज ट्रांसफार्मर की, देखो अगर लीकेज हाई होगा, ठीक है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और अगर हम बात करें हाई लीकेज ट्रांसफार्मर की, तो इनको हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन वेल्डिंग, ठीक है। जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें हाई लीकेज रखा जाता है, ठीक है, हाई लीकेज रिएक्टेंस रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे यहां पे बताया गया है जो एफिशिएंसी है 100 kVA ट्रांसफार्मर की, 0.98 है, ठीक है, फुल लोड और हाफ लोड दोनों के केस में। तो फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो पावर फैक्टर होता है जिस पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है वो कितना होता है। तो देखो ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर डिपेंड करेगा पावर फैक्टर ऑफ द लोड, कि हम भाई किस तरीके का लोड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर गिवन है जो कि 200 हर्ट्ज पर ऑपरेट कर रहा है। तो बताना है कि अगर हम इसको 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करवाएं तो केबीए रेटिंग कितनी होगी। तो मैं बता चुका हूं पहले आपको, जो केबीए रेटिंग होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, केबीए 1 अपॉन केबीए 2 इक्वल टू F1 अपॉन F2, बस कुछ नहीं है, इसी को सॉल्व कर दो। तो 500 ये हो गया, केबीए 2 हमें कैलकुलेट करना है, F1 हमें पता है कितना है, F1 हमारा 200 है, ठीक है, F2 हमारा कितना है 50 है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस सिमिलरली इसमें हम काट देंगे इसको, तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा, 50 चौका 200 हो जाएगा, ठीक है। केबीए 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे, तो केबीए 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 अपॉन 4, दैट इज 125 केबीए। जहां पर आपको 125 ऑप्शन में मिलेगा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 125 केबीए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो कॉपर लॉस है किसी ट्रांसफार्मर में 7/8 लोड पर वो 4900 वॉट है, तो बताना है कि फुल लोड कॉपर लॉस में कितना मिलेगा। तो देखो कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस पीसीएफ, ठीक है। अब देखो हमें कॉपर लॉस गिवन है किसी पर्टिकुलर लोड के लिए ऑलरेडी, तो देखो 4900 की वैल्यू हमारे पास है और हमें लोड की वैल्यू ही पता है 7/8 का स्क्वायर। तो फुल लोड कॉपर लॉस बस हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, तो कितना मिलेगा 4900, दैट इज 49 अपॉन 64, दैट इज, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई विथ फुल लोड कॉपर लॉस। देखो यहाँ पे हम देखेंगे 49 से 4900 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है। तो हमें जो फुल लोड कॉपर लॉस है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई 6400 वॉट, 6400 वॉट, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि जो कंजर्वेटर हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में उसका मेन पर्पज क्या है। तो देखो जो कंजर्वेटर होता है उसमें बेसिकली थोड़ा बहुत ऑयल आपको देखने को मिल जाएगा इन जनरल, ठीक है, बट इसका जो मेन पर्पज है वो है जो ऑयल हमारा एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके केस में एक एडिशनल एरिया प्रोवाइड करवाना, ठीक है, जिससे कि जब ऑयल जो है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है ओवरलोड की कंडीशन में, जब ऑयल जब ऊपर आने लगेगा, उठ के ऊपर आने लगेगा, उसमें बुलबुले बनने लगेंगे, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एरिया है
वो कंजर्वेटर से उसको मिलता है, ठीक है। और कंजर्वेटर का एक काम और हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल की जो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत, उसको भी जो है कंप्लीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो हिस्टेरिसिस लूप होता है इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका तो सबको पता होगा, हिस्टेरिसिस लॉस। जो हिस्टेरिसिस लूप होता है उसका एरिया हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जितना कम एरिया हो हिस्टेरिसिस लॉस का उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना ही कम हमें हिस्टेरिसिस लॉस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है, हमें एक ट्रांसफॉर्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर गिवन है 100/10 वोल्ट का, इसकी 50 VA रेटिंग है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, और कुछ इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो बताना है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितनी हो। देखो मैं पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दम नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। देखो प्राइमरी में ये कितने दे रहे हैं, 100 वोल्ट दे रहे हैं, तो 100 वोल्ट दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दे दो तुम, ठीक है। और आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है, 110 वोल्ट मिल रहा है। आउटपुट में 110 वोल्ट हमें कब मिलेगा, जब हम दोनों की पोलैरिटी को एडिटिव रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ का 100 वोल्ट तो एडिटिव यही है, 10 वोल्ट ये है, तो जब ये जुड़ेगा तभी तो यहाँ पे 110 वोल्ट मिलेगा। और देखो मैंने बताया था कि सेकेंडरी में जो फ्लो होने वाली करंट है उसको डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन। तो देखो इसमें सेकेंडरी में करंट कितनी फ्लो होगी, I2 = 50/10, दैट इज द 5 एम्पियर। कितनी हो गई है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो देखो बस पावर निकाल लो सेकेंडरी से, तो पावर कितना आ जाएगा, 5 × 110, दैट इज द 550 VA। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 550 VA, ठीक है। सीधे सीधे आंसर आ गया कितना, 550 VA। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रांसफॉर्मर है जो मैक्सिमम इफिशियंसी पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, फुल लोड पर। तो इस केस में जो आयरन लॉस है वो 800 वॉट है, तो कॉपर लॉस बताना है हाफ लोड पर कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम इफिशियंसी का केस है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में क्या होता है, कॉपर लॉस = आयरन लॉस, ठीक है। तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों कितने हो जाएंगे, 800 वॉट हो जाएंगे। हाफ लोड की बात करें तो PCU = x² PCF, ठीक है। तो हाफ लोड की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू हमने हाफ रख दी है। फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 1/4 × 800, दैट इज 200 वॉट, ठीक है। तो कॉपर लॉस कितना आ जाएगा हाफ लोड पर, 200 वॉट, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पावर सिस्टम हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका, सॉरी जो ट्रांसफॉर्मर टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जल्दी ही मोटर या फिर पावर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।